गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम जोड़िया, गुरुग्राम टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज चक 5 BLM श्री विजयनगर से आप सबका इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम B.Ed सेकेंड ईयर जेंडर, विद्यालय एवं समाज, इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है कक्षा कक्ष एवं विद्यालय प्रबंधन में। कक्षा कक्ष एवं विद्यालय प्रबंधन में असमानता, अर्थात कक्षा कक्ष में या फिर विद्यालय प्रबंधन में जो छात्र छात्राओं के साथ असमानता का व्यवहार होता है या देखने को मिलता है, या फिर विद्यालय प्रबंधन में जो असमानता देखने को मिलती है, तो कक्षा कक्ष और विद्यालय प्रबंधन में कौन कौन सी असमानताएं देखने को मिलती हैं छात्र छात्राओं में या स्त्री पुरुषों में, इसके बारे में हम आज के इस टॉपिक में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने महिला शिक्षा में समान अवसर की अवधारणा को स्पष्ट किया था कि हमारे भारतीय समाज में पुरुषों की अपेक्षा महिला शिक्षा दर है वो निम्न पाई गई है, अर्थात पुरुष साक्षरता दर महिला साक्षरता दर से अधिक है, जिसके कारण जो महिलाएं हैं वह अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हो पाती और वह घर की चार दीवारी में कैद होकर रह जाती है और पुरुष शासन शक्ति सत्ता को मान्यता प्रदान करती रहती है। तो जरूरी है कि समाज के अंदर लैंगिक विभेद समाप्त किया जाए तथा बालकों के समान ही बालिकाओं को भी शिक्षा के समान अवसर प्रदान किए जाएं तथा समाज के अंदर बालिका शिक्षा के अंतर्गत जो भी बाधाएं हैं उनका निराकरण किया जाए, अर्थात अभिभावकों में जन जागृति उत्पन्न कर बालक और बालिकाओं को समान रूप से शिक्षा दिलाने के लिए प्रेरित किया जाए। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र जो कि पिछड़े हुए हैं शैक्षिक दृष्टि से और जो शिक्षा के महत्व को नहीं समझ पाते हैं, तो उन्हें भी बालिका शिक्षा का महत्व समझाया जाए। इसके लिए विचार गोष्ठियों, सिनेमा या फिर सोशल मीडिया के साधनों का प्रयोग कर उनमें जन जागृति उत्पन्न कर अधिक से अधिक बालिका विद्यालयों की स्थापना की जाए तथा समाज के अंदर रूढ़िगत धारणाएं जो प्रचलित है इसके परिणाम स्वरूप बालिका शिक्षा में बाधा उत्पन्न होती है, इन बाधाओं को दूर किया जाए, अर्थात रूढ़िगत विचारधाराएं जो हमारे समाज में प्रचलित है जिससे कि समाज के अंदर लैंगिक विभेद को बढ़ावा मिलता है, तो इन सब बाधाओं को दूर कर बालिका को शिक्षा में समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। तो इसी प्रकार अगर बालिका भी बालकों के समान शिक्षा प्राप्त करेगी तो वह भी अपने पैरों पर खड़ा हो सकती है तथा अपने परिवार का आर्थिक सहयोग कर सकती है। एक शिक्षित महिला ही अपने बच्चों को संस्कार दे सकती है, क्योंकि बालक की प्रथम पाठशाला उसका परिवार ही होती है। अगर माता पिता शिक्षित होंगे तभी बालकों की शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ेगी तथा शिक्षित जो समाज है वह शिक्षा के महत्व को समझता है तथा शिक्षा प्रदान करने में वह अपने बच्चों में अर्थात बालक और बालिका में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है। इसी प्रकार जो समाज अशिक्षित है, पिछड़ा हुआ है, जैसे जनजाति लोग, आदिवासी जो लोग हैं, वहाँ शिक्षा का प्रतिशत कम पाया जाता है क्योंकि यहाँ शिक्षा के महत्व के बारे में इन्हें जानकारी नहीं होती।
तो जिसके कारण शैक्षिक दृष्टि से जो महिलाएं हैं, बालिकाएं हैं, वह पिछड़ जाती हैं। तो आवश्यकता इस बात की है कि बालिका शिक्षा को समान अवसर प्रदान किया जाए, बालकों की शिक्षा के समान ही, और बालिका शिक्षा के मार्ग में जो बाधाएं हैं उनको दूर किया जाए, अर्थात सरकार का दृष्टिकोण व्यापक बनाया जाए और इसके लिए आर्थिक दृष्टि से जो कमजोर विद्यालय हैं उन्हें अनुदान दिया जाए तथा इसके साथ साथ बालिका विद्यालयों की स्थापना की जाए तथा वहाँ पर महिला शिक्षिकाओं की भी नियुक्ति प्रदान की जाए, क्योंकि जो महिला शिक्षिका होती हैं वह बालिकाओं की समस्याओं से भली भांति परिचित होती हैं, अतः वह उन्हें अच्छी तरह से शिक्षा प्रदान कर सकती हैं तथा उनकी समस्याओं का भी जो उनकी व्यक्तिगत होती हैं उनका निवारण भी कर सकती है। तो जरूरी है कि बालकों के समान ही बालिका भी शिक्षा प्राप्त करे। शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक बालक का जन्म सिद्ध अधिकार है। तो इस प्रकार आज का जो हमारा टॉपिक भी इसी से ही संबंधित है कि विद्यालय स्तर पर या प्रबंधन स्तर पर जो बालक बालिकाओं में असमानता देखने को मिलती है और किस प्रकार इस असमानता को दूर किया जाए, यही आज का हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले चलते हैं कक्षा कक्ष संबंधी असमानता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर इस कक्षा कक्ष संबंधी जो असमानताएं हैं इसका उन्मूलन किस तरह से किया जाए, इसकी जानकारी हम आज की वीडियो में प्राप्त करेंगे। और कल की वीडियो में हम देखेंगे विद्यालय प्रबंधन में जो असमानता देखने को मिलती है और उसका निराकरण किस प्रकार से किया जाए, इसकी जानकारी हम कल प्राप्त करेंगे। आइए चलते हैं कक्षा कक्ष संबंधी असमानताएं। तो नंबर फर्स्ट है पृथक समूह का निर्माण। पृथक समूह का निर्माण किया जाना। नंबर 2 पर है गतिविधियों में भिन्नता पाई जाती है छात्र छात्राओं की। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट कार्य में जो है छात्र छात्राएं अपने अपने समूह का चयन करते हैं। तीसरी बात, सांस्कृतिक गतिविधियों में भी विद्यालय स्तर पर असमानता देखने को मिलती है। इसी प्रकार अनुशासन संबंधी गतिविधियों में भी असमानता पाई जाती है। इसी प्रकार कक्षा नायक भूमिका संबंधी असमानता विद्यालय स्तर पर देखने को मिलती है। इसके अलावा साज सज्जा और सजावट के कार्यों का विभाजन है, वह भी बालक बालिकाओं को अलग अलग बांट दिया जाता है। इसी प्रकार पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं में भी भिन्नता देखने को मिलती है। इसके अलावा विषयों के आधार पर छात्र छात्राओं में भिन्नता पाई जाती है। तो इस प्रकार कक्षा कक्ष संबंधी अनेक असमानताएं देखने को मिलती हैं जिसका कि निराकरण करना अत्यंत आवश्यक है। नंबर 1 है पृथक समूह का निर्धारण। तो इसके अंतर्गत कक्षा कक्ष में छात्राओं द्वारा पृथक समूह का निर्धारण किया जाता है तथा उस समूह में अपनी गतिविधियों को संपन्न करने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार की गतिविधियां जो है वह सह शिक्षा प्रदान करने वाले विद्यालयों में देखी जाती हैं, अर्थात कक्षा कक्ष में जो छात्राएं होती हैं वह अपना ग्रुप समूह बना लेती हैं और अपनी गतिविधियों को निर्धारित करती हैं। इसी प्रकार जो छात्र हैं वह अपना ग्रुप समूह बनाकर अपनी गतिविधियों को संचालित करते हैं और यह जो स्थिति है सह शिक्षा विद्यालयों में देखने को मिलती है। तो इस प्रकार दोनों जो है छात्र और छात्राएं अपना अपना समूह बनाकर अपनी गतिविधियों का संचालन करते हैं। दूसरा है गतिविधियों में भिन्नता, जो इसी से ही संबंधित है। तो छात्रों द्वारा कक्षा कक्ष में पृथक समूह तैयार किया जाता है।
पृथक समूह तैयार किया जाता है और अपनी गतिविधियों का जो संचालन है वह छात्र स्वयं ही करते हैं। उनकी गतिविधियां छात्राओं के समूह से भिन्न रूप में होती हैं, क्योंकि छात्रों की गतिविधियां छात्राओं की गतिविधियों से भिन्न पाई जाती हैं। इस प्रकार की असमानता जो है वह स्वाभाविक रूप से दिखाई देती है और यह प्राकृतिक भी है कि जो छात्राएं हैं वो अपने समूह के अनुरूप अपनी गतिविधियों को संचालित करेंगे और जो छात्र हैं वह अपने समूह की गतिविधियों को संचालित करेंगे। 3 नंबर है प्रोजेक्ट कार्यों में अपने अपने समूह का चयन। प्रोजेक्ट कार्य में अपने अपने समूह का चयन किया जाता है। तो कक्षा कक्ष संबंधी जो प्रोजेक्ट कार्यों में छात्र अपने समूह में छात्रों का ही चयन करते हैं और छात्राओं द्वारा अपने समूह का चयन किया जाता है, अर्थात दोनों जो वर्ग हैं अपना अपना ग्रुप बना लेते हैं और छात्राओं द्वारा अपने समूह में छात्राओं का चयन कर प्रोजेक्ट कार्य को प्रारंभ किया जाता है। तो इस प्रकार प्रोजेक्ट कार्य में भी जो छात्र छात्राएं हैं वो अपना एक वर्ग बना लेते हैं और उसी के अनुरूप ही वो प्रोजेक्ट कार्य को करना प्रारंभ कर देते हैं। तो इस प्रकार प्रोजेक्ट कार्य में भी छात्र छात्राएं हैं अपना अपना समूह बनाकर अपने कार्य को शुरू करते हैं। नेक्स्ट है सांस्कृतिक गतिविधियों में भी असमानता पाई जाती है। तो इसके अलावा कक्षा में संपन्न की जाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम, नृत्य, संगीत, गायन आदि जो गतिविधियों में छात्राओं द्वारा अहम भूमिका निभाई जाती है और नाटकों में छात्रों द्वारा अपनी अहम भूमिका का निर्वहन किया जाता है। इस प्रकार कक्षा कक्ष में यह असमानता देखने को मिलती है कि सांस्कृतिक गतिविधियों के अंतर्गत जो बालिकाएं हैं वह नृत्य, संगीत और गायन में रुचि दिखाती हैं और इनमें छात्राओं का एकाधिकार माना गया है, जबकि एक छात्र भी अच्छा नृत्य कर सकता है। इसी प्रकार जो नाटक एकांकी गतिविधियां हैं वह छात्रों के द्वारा निभाई जाती हैं। नाटक कोई भी हो सकता है, देशभक्ति या फिर ऐतिहासिक। तो नाटकों में छात्रों की अहम भूमिका रहती है, जबकि नृत्य, संगीत और गायन में जो है बालिकाएं आगे आती हैं और अपनी कला का प्रदर्शन करती हैं। नेक्स्ट है अनुशासन संबंधी गतिविधियों में असमानता। अनुशासन संबंधी गतिविधियों में भी असमानता पाई जाती है। 5 नंबर तो कक्षा कक्ष में छात्राओं द्वारा अनुशासन की गतिविधियों में सहभागिता का प्रदर्शन नहीं किया जाता, इसलिए शिक्षक के मन में सामान्य रूप से छात्राओं के प्रति अनुशासन प्रकट करने वाले समूह के रूप में मान्यता होती है, जबकि छात्रों द्वारा अनुशासनहीनता के कार्य किए जाते हैं, जिससे छात्रों के प्रति जो है नकारात्मक दृष्टिकोण रहता है। तो कक्षा कक्ष में छात्राओं द्वारा अनुशासनहीनता की गतिविधियों में सहभागिता का प्रदर्शन नहीं किया जाता, तथा जो छात्राएं होती हैं वह अनुशासन में रहती हैं और अपने हर कार्य को अच्छे ढंग से करती हैं। इसलिए शिक्षक के मन में सामान्य रूप से छात्राओं के प्रति अनुशासन प्रकट करने वाले समूह के रूप में मान्यता रहती है। एक शिक्षक जानता है कि कक्षा में अनुशासन बनाए रखना का जो कार्य है वो छात्राएं अच्छे से कर सकती हैं, इसलिए उनको महत्व प्रदान किया जाता है तथा छात्राओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखा जाता है, जबकि जो छात्र हैं वह अधिकतर अनुशासन भंग करने वाले होते हैं। अतः जो शिक्षक हैं उनके प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। सभी छात्र एक जैसे नहीं होते, लेकिन हर कक्षा में कुछ न कुछ छात्र ऐसे अवश्य देखने को मिलते हैं
जो कि कक्षा कक्ष में शिक्षण कार्य में बाधा डालते हैं, और इन बाधा डालने वाले छात्र छात्राओं में छात्र ही अधिक होते हैं, जबकि जो छात्राएं हैं अनुशासन में रहकर शिक्षण कार्य प्राप्त करती हैं। नेक्स्ट है कक्षा नायक भूमिका संबंधी असमानता। कक्षा नायक भूमिका संबंधी असमानता। तो कक्षा नायक के रूप में शिक्षक द्वारा छात्रों को ही चुना जाता है, क्योंकि शिक्षक के मन में यह धारणा होती है कि छात्र जो है कक्षा को नियंत्रित करने में सफल रह सकता है। छात्राओं को कक्षा नायक की भूमिका कम प्रदान की जाती है। तो इस प्रकार कक्षा नायक के रूप में अधिकतर जो शिक्षक है वो छात्र का ही चुनाव करता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि कक्षा को नियंत्रण करने में छात्र की भूमिका उपयोगी रहेगी, जबकि छात्र नायक कक्षा नायक के रूप में छात्राओं का चुनाव किया जाता है, लेकिन कम। तो इस प्रकार कक्षा नायक की भूमिका के संबंध में भी असमानता देखने को मिलती है, और कक्षा जो नायक है वो छात्र को ही चुना जाता है, छात्राओं का चुनाव कम किया जाता है। फिर है साज सज्जा एवं सजावट के कार्यों का विभाजन। साज सज्जा एवं सजावट के कार्यों का विभाजन भी कक्षा कक्ष के आधार पर किया जाता है, क्योंकि साज सज्जा और सजावट का जो कार्य है वह शिक्षक के द्वारा अधिकतर छात्राओं को ही प्रदान किया जाता है। तो कक्षा कक्ष में छात्राओं को सजावट और स्वच्छता संबंधी कार्य सौंपे जाते हैं, क्योंकि शिक्षक यह मानता है कि जो छात्राएं होती हैं वो कक्षा की साज सज्जा और सजावट को अच्छे ढंग से कर सकती हैं, तथा छात्र इस कार्य को सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। यही कारण है कि शिक्षक के द्वारा साज सज्जा और सजावट का जो कार्य है वो छात्राओं को ही प्रदान किया जाता है, क्योंकि छात्राएं इस कार्य में निपुण प्रवीण होती हैं। इस प्रकार नेक्स्ट जो अपनी हेडिंग है वह है पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं में भिन्नता। तो कक्षा कक्ष में पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं में छात्राओं द्वारा लोक नृत्य और लोक नाट्य संबंधी क्रियाओं को प्राथमिकता प्रदान की जाती है, जबकि छात्रों द्वारा तैराकी, क्रिकेट, भाषण, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी आदि को प्राथमिकता प्रदान की जाती है, और इसमें छात्रों की रुचि देखी जाती है। इस प्रकार कक्षा कक्ष संबंधी असमानता में पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं में भी भिन्नता देखने को मिलती है, अर्थात लोक नृत्य, लोक संगीत, गीत के अंतर्गत छात्राओं को प्राथमिकता मिलती है, जबकि तैराकी, क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल इनमें छात्रों की रुचि देखने को मिलती है, और ये दोनों ही वर्ग अपने अपने समूह का निर्धारण कर इन गतिविधियों को प्रारंभ करते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट है विषयों के आधार पर छात्र छात्राओं में भिन्नता पाई जाती है। तो कक्षा कक्ष में छात्राओं द्वारा अपनी रुचि का जो प्रदर्शन है वह गृह विज्ञान, सिलाई कढ़ाई, इसके अलावा कला आदि में किया जाता है, जबकि छात्रों द्वारा विज्ञान, गणित एवं भूगोल में अपनी रुचि का प्रदर्शन किया जाता है। इस प्रकार विषयों के आधार पर भी इस प्रकार कक्षा कक्ष संबंधी जो समानताएं हैं यहीं पर समाप्त होती हैं। इसके अंतर्गत जैसा कि पृथक समूह का निर्माण किया जाता है, नंबर 2 गतिविधियों में भिन्नता पाई जाती है, नंबर 3 प्रोजेक्ट कार्य में अपने अपने समूह का चयन किया जाता है। इसी प्रकार सांस्कृतिक गतिविधियों में भी असमानता पाई जाती है। इसके अलावा
योग्यता संबंधी असमानता पाई जाती है। साज सज्जा और सजावट के कार्यों का भी जो विभाजन है कक्षा कक्ष में किया जाता है। इसके पाठ्यक्रम से आगामी क्रियाएं हैं वह भी छात्र छात्राओं द्वारा अपनी अपनी रुचि और योग्यता स्तर के अनुसार संपन्न की जाती है। इसी प्रकार विषयों के आधार पर भी छात्र छात्राओं में भिन्नता देखने को मिलती है। तो इस प्रकार कक्षा कक्ष में जो असमानताएं हैं वह आज आपको स्पष्ट कर दी गई है। कल हम कक्षा कक्ष के अंतर्गत जो असमानताएं पाई जाती हैं इसका उन्मूलन किस प्रकार से किया जाए इसकी जानकारी हम कल की वीडियो में प्राप्त करेंगे। तब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। इसके साथ ही धन्यवाद।